अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ दिन पहले हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनपीपी की एक फेयर कैलकुलेशन की वीडियो बनाई थी। उसके बाद से चीज़ें कुछ चेंज हो गई हैं, तो आई थॉट एक थोड़ी सी एक न्यू छोटी सी वीडियो बनाता हूँ और उसके अंदर आप लोगों को समझाता हूँ कि एनपीपी की प्राइस में नीचे क्यों आ गई थी वो, और क्या उसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और आया इसमें कोई घबराने वाली बात है या नहीं है। एज़ ऑलवेज़ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट एजुकेशन वीडियो है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा है कि अभी तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की है, एटलीस्ट डिटेल में। ऊपर ऊपर से सब कह देते हैं कि एनपीपी ऊपर चला जाएगा, इसकी वजह से नीचे चला जाएगा, लेकिन वो सब उनके गेस्टिमेट्स ही होते हैं, और एक्चुअल नंबर पे तो कोई बात नहीं कर रहा है इस पे। तो आई थॉट का एक वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझा दूं कि ये केस है क्या और इसका इम्पैक्ट आएगा तो कितना आएगा, क्योंकि एज आई सेड कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा और नंबर्स तो कोई करता ही नहीं है। तो आए इसको देखते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि अभी न्यू क्या चीज़ हो रही है, फिर हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा और इसके अंदर क्या क्या रिस्क्स हमारे ऐड हो गए हैं एनपीपी के अंदर। तो शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि एनपीपी के ऊपर बहुत साल पहले एक लिटिगेशन फाइल हुई थी। एनपीपी के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने जो पेंशनर्स हैं उनको सही तरह से पेंशन नहीं दे रहे, और इस पर आई थिंक एक रेट कट लगा था। बहुत पुरानी बात है तो मेरी भी मेमोरी थोड़ी सी फजी है, लेकिन आई थिंक 60% से कट करके एनपीपी ने कोई 30% पे रेट कट ले आए थे, और उस पर उन्होंने फिर केस अप्लाई कर दिया था। लेकिन इसकी जो पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है ये बहुत पुराना है, ये 1999 के अंदर आई थिंक पेंशन रेट कट लगा था। फिर इसकी फाइलिंग स्टार्ट हो गई थी कोर्ट के अंदर 2010-2011 में आई थिंक। फिर इस पे एक रूलिंग आ गई थी कोर्ट की तरफ से 2017 में, जिस और एनबीपी के अगेंस्ट रूलिंग दे दी थी। फिर एनबीपी ने एज एक्सपेक्टेड अपील फाइल कर दी थी, और उसके बाद फिर वो अपील का फैसला होता रहा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे सितंबर 2024 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो उस वक्त ये फाइनलिटी पे पहुंच गया था। और एट दैट पॉइंट एनबीपी को ऑर्डर दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि आप जो ये पेंशन के पैसे हैं ये वापस करें। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम देखें प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेंशन इम्पैक्ट, इन्होंने अपनी ये 2024 की इनकी आई थिंक Q3 की बुक्स हैं ये, यहाँ पर इन्होंने इसको प्रोविजन कर लिया है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। मैं इसका इम्पैक्ट समझा देता हूँ आप लोगों को। प्रोविजन का मकसद ये है कि कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया कि आपने ये पैसे पे करने हैं। जब वो ऑर्डर फाइनलिटी पे पहुंच गया अपनी, तो उन्होंने अपनी बुक्स में ये पैसे रिकॉर्ड कर लिए। दैट मीन्स उस साल का जो ईपीएस था वो कम हो गया 4.24। अब आप देखें सितंबर 23 में इनका ईपीएस था 17.93, वो कम होके हो गया 4.24। मीन्स जितना ये लॉस था ये बुक हो चुका और इसका इम्पैक्ट आ चुका। ठीक है, आगे का जो इम्पैक्ट है हम आगे कैलकुलेट करेंगे, बट ये चीज़ आप नोट करिएगा, जो मेन केस था उसका ऑर्डर आ चुका था। अगर आप मेरी ओरिजिनल वीडियो देखेंगे एनबीपी की जिसमें हमने कैलकुलेशन की थी, उसमें भी मैंने ब्रीफली इस चीज़ का जिक्र किया था कि इनका एक लिटिगेशन केस था, वो भी रिजॉल्व हो चुका था, वो भी इनकी टर्न अराउंड स्टोरी का एक पार्ट था, क्योंकि उसके बाद इनकी ईपीएस ग्रोथ एकदम से हो गई ना, तो उसकी वजह से इनकी प्राइस भी बढ़ गई थी। तो एनीवे यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि ये प्रोविजनिंग जो है ये बुक हो चुकी है इसके अंदर, पुराने 2024 की बुक्स के अंदर। तो अब ये रीच हो गया फाइनलिटी पे। अब नया क्या है मेरी इतलात के मुताबिक, अब ये है कि जो पहली हेयरिंग इनकी होनी है आई थिंक परसों होनी है February 13 को, तो उसके अंदर कुछ न्यू क्लेम्स आए हैं। वो कह रहे हैं कि ये पेंशन हमें भी नहीं मिली हैं, उसमें नए क्लेमेंट सामने आए हैं। और कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बुक तो कर ली थी इन्होंने प्रोविज़न, लेकिन हमें पे नहीं किया। तो अगर तो ये सेकंड वाली बात है तो फिर तो उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है ना। बुक तो कर लिया, पे नहीं किए, तो वो पैसे अगर पे भी हो जाएंगे तो बुक्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, पहली वाली बात अगर है कि न्यू क्लेमेंट्स का मसला है, तो फिर चांसेस हैं कि उसके एडिशनल बुक करने पड़ जाए इनको, क्योंकि न्यू लोग हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये इम्पैक्ट इसका क्या होगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं, क्योंकि ये बिल्कुल ही न्यू एक डेवलपमेंट हो रही है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अवेलेबल नहीं है। आगे पीछे से मालूम करके जो पता चला है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जब इसकी फर्स्ट हेयरिंग हो जाएगी तो फिर थोड़ी सी डिटेल्स आएंगी, तो फिर हम इसको मजीद देख सकेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जितनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सका हूँ, मैंने उसके हिसाब से ये वीडियो बना दी। अच्छा, इम्पैक्ट क्या होगा। अच्छा, प्रीवियस प्रोविजनिंग मैंने आपको समझा दी है, वो मैंने आपको दिखा भी दी है कि प्रोविजन हुआ है इनकी बुक्स के अंदर। अच्छा, अब अर्निंग इम्पैक्ट इस पर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले की प्रोविजनिंग है उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं आना, वो तो हो चुका है मामला। थोड़ी सी मीडिया में सेंसेशनल न्यूज़ बनेंगी और वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अर्निंग पे फंडामेंटल पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना। अच्छा, एडिशनल प्रोविजनिंग अगर हो गई तो क्या होगा। अच्छा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से कोई 1700, 1750, 1800 इतने न्यू क्लेमेंट्स जो कह रहे हैं कि हमें भी पैसे मिलने चाहिए जो हमें नहीं मिले। तो इसको हम थोड़ा सा ना नंबर्स में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। और अगेन आई एम प्रीटी श्योर, यहाँ पे तो मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारे लोग बातें कर रहे होते हैं बस, लेकिन एक्चुअली में समझा कोई नहीं रहा होता नंबर्स पे, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रीवियस केस जो था इसके अंदर तकरीबन 11,500 लोगों को पैसे गए थे इसके अंदर। तो अगर 11,500 क्लेम्स थे और तकरीबन 60 अरब रुपए की प्रोविजनिंग हुई थी, तो मैंने इसमें कैलकुलेट किया अगर, तो एक क्लेम पे आए तकरीबन 5.2 मिलियन।
तो इसको मैंने यूज़ करके ये कैलकुलेट करने की कोशिश की कि अब अगर 1800 के करीब न्यू केसेस आ रहे हैं, हम उसको 2000 अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि फिर और भी लगी जाते हैं साथ में, तो उसके हिसाब से 10 अरब रुपए की प्रोविजनिंग हो सकता है मज़ीद हो जाए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ अगेन मैंने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत स्कार्स है तो मुझे ये एक तरीका समझ में आया है जिससे हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ये किया कि पहले देखा कि जो टोटल अमाउंट पहले प्रोविजन की गई थी वो कितनी थी, फिर मैंने देखा कि वो कितने लोगों के लिए प्रोविजन की गई थी, उससे मुझे पर बंदे का क्लेम की वैल्यू नज़र आ गई 5.2 मिलियन। अब मैं देख रहा हूँ कि अब कितने मजीद बंदे आ रहे हैं और उस पर क्लेम की वैल्यू को मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लॉजिकल सेंस बनता है इस बात का। तो इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 अरब रुपए। तो पोटेंशियली 10 अरब रुपए हो सकता है मजीद इसके अंदर ऐड करने पड़ जाए इनको अपने एक्सपेंस में। तो फिर मैंने दोनों स्नैरियोज बना दिए। करंट स्नैरियो के अंदर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी सेम ही है, बैड स्नैरियो में भी सेम ही है। जो उसकी प्रोविजनिंग होनी है बाय द वे अगर होगी तो वो पीबीटी पे आएगी, पैट पे नहीं आएगी। एज यू कैन अंडरस्टैंड, जो टैक्स है उसके अंदर से माइनस हो जाएगा तो ईपीएस का इम्पैक्ट मजीद कम हो जाता है। तो प्रोविजनिंग पहले करंट सिनेरियो में जीरो है कि अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या होता, और अगर ये 10 अरब रुपए ऐड हो जाए तो क्या होगा। अगर ये ऐड हो जाए तो रिवाइज पीबीटी जो है वो हमारा 173 बिलियन हो जाएगा 184 से कम होके। अब इस पर जो इफेक्टिव टैक्स रेट इस वक्त इनका चल रहा है वो चल रहा है 5.76%। तो इससे इनका पैट हो जाता है 95 बिलियन करंट सिनेरियो के अंदर। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो ईपीएस आ जाता है 44.8। अगेन ये टीटीएम के फिगर्स हैं, ठीक है, ट्रेडिंग 12 मंथ्स जो लास्ट 12 महीने के। अच्छा, अगर हम इस पर भी टैक्स रेट अप्लाई करते हैं सेम, तो यहाँ पर हमारा 95 से कम होकर 89 हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर सेम रहते हैं और ईपीएस कम होकर 42.26 रुपीज़ हो जाता है। तो ये इसका एक पोटेंशियल इम्पैक्ट है अगर 2000 केसेस नए आते हैं और कोर्ट उनके फेवर में फैसला भी दे देता है और 10 अरब रुपए की प्रोविजनिंग भी कर लेता है एनबीपी, और अज्यूमिंग के 5.2 मिलियन ही पर बंदे का क्लेम एवरेज आती है। और अगेन ये इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी तो हम इस चीज़ को अपडेट करके देख सकते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 2.5 रुपये का ईपीएस कम हो रहा है, बहुत माइनर सा इम्पैक्ट है अगर आया भी तो इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। अच्छा, इसमें अंदर एंड में हम ये भी देख लेंगे कि हमने थोड़ा सा ईपीएस कम लिया था, हम उस पर भी लगा के देख लेंगे, अपने वैल्यूएशन पे दोबारा चले जाएंगे। अच्छा, तो इसमें रिस्क क्या है? सबसे बड़ा जो इसमें रिस्क है जो मुझे नज़र आ रहा है वो बैड पीआर है। जैसे मैंने आपको कहा मीडिया में थोड़ी खबरें बनेंगी, तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट लोअर कैप लग गया था और जब ये चीज़ हुई थी, लेकिन उस वक्त लोगों ने इस चीज़ का इम्पैक्ट तो नहीं कैलकुलेट किया। अब आई डाउट अभी भी किसी ने इम्पैक्ट कैलकुलेट किया होगा इसका एक्चुअली में। तो मार्केट सेंटिमेंट जो है, जो नेगेटिव सेंटिमेंट और बैड पीआर जब इसकी होना शुरू होगी ना तो फिर वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है, लेकिन अर्निंग पे मुझे सच कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह से ये होता है कि पी पे पोटेंशियली इम्पैक्ट आ सकता है। अगर लोग ये समझ रहे हैं कि इसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी तो फिर लोग इसको हाई पी भी नहीं देंगे। अच्छा, जब हमने पी पे बात की थी तो हम उस पर दोबारा जाके देख भी लेते हैं। हमने 7.5 का पी अज्यूम किया था और 7 का पी ऑलरेडी चल रहा था, तो मे बी ये 7.5 से 7.25 हो जाए या 7 पे रह जाए। बहुत थोड़ी सी ही गुंजाइश हमने रखी थी, तो इसी के अंदर हो सकता है थोड़ा सा प्ले आउट हो जाए। तो रिस्क है अगेन, लाजमी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कैसा होगा, ये हो सकता है। अच्छा, दो इसके अंदर इम्पैक्ट आ सकते हैं डिविडेंड के ऊपर भी। ये आई थिंक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपेयर टू द PE1। अब इसमें क्या होगा, दो चीज़ें, दो केसेस मैंने इसमें लिखे हैं। एक तो ये कि कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, चेंज क्यों नहीं होता ये बात भी समझने की। ये जो टाइमलाइन मैंने लिखी है ना, इट इज़ देयर फॉर अ रीज़न। आप देखें कि केसेस को हमारे आप सबको पता है कि टाइम कितना लगता है, और इस पर्टिकुलर केस में भी कितना टाइम लगा है। अपील के अंदर ही तकरीबन 7 साल निकल गए। 13 तारीख को इनकी पहली हेयरिंग है, तो पहली हेयरिंग पे तो कोई फैसला नहीं आना, वो तो बड़ी इंपॉसिबल सी बात है। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड लेवल की स्विफ्ट जस्टिस हो जाएगा अगर पहली हेयरिंग पे कोई फैसला आ गया। नोटिस होंगे, फिर चीज़ें खिंचती हैं, कॉर्पोरेट के केसेस आपको पता है क्या होता है। तो हो सकता है इस चीज़ में सालों लग जाए। मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है एनबीपी की कि वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है और हमें तो 100% श्योर है कि हम ये केस लूज कर जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंस भी यही है, पिछला वाला केस भी लूज कर गए थे, और यार हम इसकी ना प्रोविजनिंग अभी कर देते, या फिर हम प्रोविजनिंग नहीं करते, हम थोड़ा सा कैश अपने पास ज़्यादा रख लेते हैं। इस बार डिविडेंड जो हमें देना था बहुत बड़ा, हम बहुत बड़ा नहीं देते, हम थोड़ा सा उसमें से पैसे रख लेते हैं। 60-70% के पे आउट के बजाय हम 50% या 45% का पे आउट दे देते हैं। इस चीज़ के चांसेस हो सकते, और ये भी हो सकता है कि एनबीपी वाली मैनेजमेंट ये सोचे कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो हम डिविडेंड जितना हमें देना था हम उतना दे देते हैं, अपनी पे आउट पॉलिसी को मेंटेन रखते हैं, जब होगा तो फिर बुक कर लेंगे लास्ट टाइम की तरह। तो दोनों पॉसिबल सिनेरियोज हैं। तो पहला सिनेरियो ये कि कोई भी चेंज ना हो, और इसकी वजह मैंने आपको बता दी क्यों चेंज नहीं हो। अगर नहीं चेंज होता तो उसकी क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि केसेस को बहुत लंबा टाइम लगता है और एनबीपी वाले मैनेजमेंट सोचेंगे जब लास्ट टाइम हुआ था तब हमने बुक कर लिया था, अभी हम जितना डिविडेंड देना है दे दें लोगों को। अच्छा, दूसरा केस जैसे मैंने आपको बता दिया प्रिकॉशंस हो, और वो कहेंगे यार बाद में भी तो होना है, हम अभी से डिविडेंड रख लेते हैं, थोड़ा सा अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ना उसको मेंटेन रखते हैं। ऐसा ना हो डिविडेंड में हम सारे पैसे दे दें और उसके बाद हमें जब ये बुक करना पड़े तो हमारी बुक्स पर बहुत नुकसान हो जाए, हमारे पास कैश भी कम हो। तो ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे सिनेरियो के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर
अगर दूसरा सिनेरियो होता है और डिविडेंड थोड़ा सा कम आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा कम आ जाता है, तो इसके अंदर वैल्यू रियलाइजेशन जो इनकी है ये थोड़ी सी अफेक्ट होती है, क्योंकि एक तो नेगेटिव सेंटिमेंट और बैड पीआर के साथ ये कपल हो जाएगा कि डिविडेंड भी नहीं दिया लोगों ने, या मतलब थोड़ा सा कम दिया। अच्छा, इसके एनबीपी पे ये चीज़ पर्टिकुलरली अफेक्ट क्यों करेगी? मिज़ान होता, यूबीएल होता, उस पर नहीं करती, इस पे ज़्यादा क्यों करेगी? क्योंकि इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली एनबीपी पे अभी भी ये लिमिट है कि आप साल में एक ही दफ़ा डिविडेंड दे सकते हैं। तो अगर अभी एनबीपी ने डिविडेंड नहीं दिया या अच्छा डिविडेंड नहीं दिया, तो जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी इसको करेक्ट करने की इनके पास, वो होगा अगला साल। तो बीच में ये क्वार्टर में मेरे ख्याल से डिविडेंड अभी भी नहीं दे सकते, इनको अलाउ नहीं है, तो एक साल में एक ही दफ़ा दे सकते हैं। एंड अज्यूमिंग दैट इज़ करेक्ट, तो फिर इनको अगले साल देना पड़ेगा, तो वो जो है ना वो गाड़ी निकल जाएगी, वो वाली बात है। फिर वो अगले साल तक या 6-7 महीने तक इन पे जो शेयर प्राइस पे प्रेशर है ये हो सकता है बना रह जाए, तो ये एक थोड़ा सा इशू है। अच्छा, लेट्स कम बैक टू दिस। हमने जो अपना ईपीएस अज्यूम किया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो 41.18, तो हमने तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव ही रह के चले थे जैसे हम अपने तमाम एस्टिमेट्स में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर लेकिन ₹2.5 कम हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ₹2.5 निकाल लेते हैं 41.18 और उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये ईपीएस अगर बन जाता है 38.68, तो इसकी फेयर वैल्यू 7.5 के पीई पे हो जाती है ₹290। अच्छा, अगर हम डिविडेंड पे कहते हैं कि ₹30 का डिविडेंड नहीं दे रहा है, और वो हम अपने सेकंड सिनेरियो के हिसाब से हम इसको कर देते हैं ₹24, ठीक है। ₹24 करते तो इनकी फेयर वैल्यू हो जाती है ₹252, लेकिन इसमें जब आप ₹24 ऐड करते हैं तो इनकी प्राइस हो जाती है ₹276। तो जो भी चीज़ें इम्पैक्ट आना था वो मोस्ट लाइकली प्राइस इन हो चुका है, और अब दोबारा से आप देख रहे हैं शेयर की प्राइस दोबारा से ऊपर जा रही है, क्योंकि जब कम करने पे आए थे ना तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कम कर दी थी, क्योंकि अगेन इम्पैक्ट किसी ने कैलकुलेट नहीं किया, और लोग इस पे चलते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा कि मुझे लग रहा है कम हो जाएगा, मुझे लग रहा है बढ़ जाएगा। आपके जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। एटलीस्ट इम्पैक्ट तो कोई नहीं कैलकुलेट कर रहा होता। तो इस चीज़ से आप भी बात अभी थोड़ा बचा करें, इस पर मैं कभी मज़ीद डिटेल में बात करूँगा। जो लोग सिर्फ हवाई कलामी बातें कर रहे होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा बच के रहा करें। तो बस ये चीज़ें थी, इसका इम्पैक्ट ये था। आई होप इसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी, और करेक्शंस आती रहती हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन एज़ लॉन्ग एज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहते हैं आपके किसी कंपनी के, तो आप उस पर जाया करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग यही होती है कि इवेंचुअली फेयर वैल्यू पे चला जाता है स्टॉक अपने, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं, वो घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा हो किसी चीज़ का, तो फिर आपने बिल्कुल उसको कंसिडर करना है। अब आप ये देख लेंगे करंट प्राइस कहाँ पर है, 2-3 सिनेरियो जो हमने डिस्कस किए उसके हिसाब से फेयर वैल्यू क्या बन रही है और कितनी अपसाइड रह गई है, उसके हिसाब से आप फिर इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अगेन इन्वेस्टमेंट रैशनल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की बेसिस नहीं है आपकी, सिर्फ एजुकेशन वीडियो है, उसको इसी तरह से देखिए। चलें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।